हाय एवरीवन, हेलोल्केन्स हेलोरिन्स में एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स कर रहे थे हम लोग। कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 10.19 तक हमने करा था एक्सरसाइज का, जो कन्वर्सन्स थे टोटल 20। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10.20। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही लिख देते हैं पूरा। The treatment of alkyl chlorides with aqueous KOH leads to the formation of alcohols, but in the presence of alcoholic KOH, alkenes are the major product. Alkenes are major products. Explain. बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे शायद उस समय भी चर्चा किए थे इस बात पे कि यदि आप रिएक्शन हेलो अल्केन का करवाते हो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH से, जैसे मान के चला जाए कि इस तरह का कोई अल्कोहल है, हेलो अल्केन है, क्लोरोइथेन। यदि इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं एक्वस KOH से तो प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है अल्कोहल, ऐसा। लेकिन यदि सेम रिएक्शन क्लोरोइथेन का ही रिएक्शन हम करवा रहे हैं अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH से तो यहाँ से प्रोडक्ट बन रहा है दिस वन। मतलब इस केस में जब रिएक्शन एक्वस KOH से होता है ना तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन जब अल्कोहलिक KOH है तो यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन है, यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो इसी को एक्सप्लेन करना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्या है कि ओवरऑल देखोगे तो सब कुछ एक ही जैसा दिखेगा, बस अंतर यहाँ का है कि ये एक्वस है और ये अल्कोहलिक है, ऐसा। एक्वस लिए तो सब्स्टिट्यूशन हुआ, अल्कोहलिक लिए तो एलिमिनेशन हुआ। अब इन दोनों रिएक्शंस को काफ़ी डिटेल में जो है ना हम पढ़े हुए हैं पीछे जब चैप्टर कर रहे थे उस समय। देखो, एक सिंपल सा बात है कि यदि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है तो इसका मतलब यह जो है काम कर रहा है न्यूक्लियोफाइल का, और यदि एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है तो फिर यह काम कर रहा है बेस का। अब इसी बात को हमें समझना है कि कब यह बेस होगा, कब यह न्यूक्लियोफाइल होगा। हालांकि इस बात में भी थोड़ा बहुत जानकारी हमें है कि न्यूक्लियोफाइल तब होता है कोई सिस्टम जब वह कार्बन पे अटैक करता है, और बेस तब होता है जब वह हाइड्रोजन पे अटैक करता है। यहाँ कार्बन अटैक होगा और यहाँ हाइड्रोजन अटैक होगा। तो अब इस बात को ही समझना है कि कब कार्बन अटैक और कब हाइड्रोजन अटैक, ठीक है। देखो, पोटासियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हम जानते हैं कि यदि इसे वाटर में डिजॉल्व किया जाए तो यह आयोनाइज करेगा K+OH- में, और यह जो OH- है ये दोनों है, न्यूक्लियोफाइल भी है और यह बेस भी है, ये दोनों है, न्यूक्लियोफाइल भी और बेस भी। लेकिन इसी KOH को यदि आप डिजॉल्व करते हो अल्कोहल में, तो अल्कोहल मतलब इथेनॉल ले लें, और यहाँ से आप एक्सपेक्ट करोगे कि K+ और ये बने
OH माइनस, तो ये नहीं बनेगा। वजह क्या है, ज़रा ध्यान से समझोगे। वाटर और इथेनॉल दोनों के दोनों पोलर सॉल्वेंट हैं, दोनों के दोनों प्रोटिक सॉल्वेंट हैं, लेकिन वाटर का पोलैरिटी इथेनॉल से ज़्यादा है, मोर पोलर। इथेनॉल इज लेस पोलर। पोलैरिटी ज़्यादा होने के साथ साथ वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज़्यादा है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कम है, लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इन दो फैक्टर्स के आधार पे वाटर का जो आयोनाइजिंग कैपेसिटी है वह ज़्यादा है, मतलब वाटर किसी को आयन में तोड़ सके, ये इसके लिए ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल एक तो पोलर भी कम है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कम है, और हम जानते हैं कि जिस सॉल्वेंट का पोलैरिटी ज़्यादा होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है, वैसे सॉल्वेंट ज़्यादा आयोनाइज करते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस को। तो उस हिसाब से जब KOH को हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वह वाटर है जो इसे बड़ा फ्रीक्वेंटली तोड़ देगा K+ और OH माइनस आयन में। वाटर ही है जो इसको ऐसे आयोनाइज करेगा K+ और OH माइनस में। लेकिन इथेनॉल इसको इस तरह से आयोनाइज करे, ये थोड़ा रेयर है, नहीं हो पाएगा, मुश्किल है इसके लिए। वाटर इथेनॉल के लिए मे भी आयोनाइजेशन हो सकता है, लेकिन उतना नहीं हो पाएगा जितना कि वाटर में हो रहा था। तो अब यहाँ से होगा क्या कि इथेनॉल ही रिएक्शन कर जाएगा KOH से, इथेनॉल ही रिएक्शन कर जाएगा किससे, KOH से, ऐसा CH3 CH2 OH और यहाँ से KOH। तो KOH ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म का होता है, तो नॉट सॉलिड KOH, हल्का एक्वस फॉर्म में हो सकता है, तो एक्वस अल्कोहलिक KOH समझ लो ऐसे। तो यहाँ एसिड बेस का रिएक्शन हो जाएगा। अब चूँकि अल्कोहल में हम जान रहे हैं कि यहाँ OH का बॉन्ड है, पोलैरिटी के हिसाब से यह बॉन्ड अच्छा खासा पोलर है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का विड्रॉयल होगा, तो यहाँ हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, इधर K+ OH माइनस, ऐसा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से ये एसिड बेस का एक रिएक्शन जैसा समझ लो, और ये अपना H+ और ये OH माइनस एलिमिनेट करेंगे, H2O यहाँ से निकल जाएगा, और ये बन जाएगा CH3 CH2O पे माइनस K+, दिस इज पोटेशियम इथॉक्साइड। क्या बन गया, पोटेशियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन। मतलब कि जब आप अल्कोहल में डिजॉल्व करते हैं KOH को, तो KOH यहाँ हाइड्रोक्साइड में टूटने के नाम अल्कोक्साइड बनाता है, अल्कोक्साइड। इथेनॉल लिए थे तो इथोक्साइड बना, मिथेनॉल लेते तो मिथोक्साइड बनता, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लेते तो आइसोप्रोपॉक्साइड बनता, लेकिन बनेगा तो क्या, अल्कोक्साइड ही बनेगा यहाँ, सिंपल सी बात है। अब यह जो पोटासियम इथॉक्साइड बना, अगेन यहाँ O पे माइनस है, तो यह सिस्टम भी न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, बेस का काम कर सकता है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज दोनों का काम करते हैं, हमें पता है। जैसे OH यहाँ न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है, बेस का भी, उसी प्रकार से वहाँ है। अब यदि इन दोनों को आप कंपेयर करोगे, OH माइनस और इथॉक्साइड को, ऐसा, तो साइज में ये काफ़ी स्मॉल साइज है, और ये इसके तुलना में बल्कि है, बड़ा साइज का है। अब इतना बात याद रख लेना कि बात जहाँ साइज की हो तो वहाँ हमेशा स्मॉल साइज्ड नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और जो लार्ज साइज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होगा वो बेस का काम करेगा। बस इस बात को तुम याद रख लो, मेन बात यही है, साइज यहाँ मैटर करेगा, यहाँ जो है वह साइज मैटर करेगा। OH माइनस और इथॉक्साइड दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों न्यूक्लियोफाइल भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों बेस भी हो सकते हैं। बेस का कंपैरिजन करोगे तो हाइड्रोक्साइड की तुलना में स्ट्रॉन्गर बेस हो गया इथॉक्साइड, हाइड्रोक्साइड की तुलना में स्ट्रॉन्गर बेस है इथॉक्साइड। और कई रीजन्स हो सकते हैं कि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा है इसमें, इसके तुलना में। अरे यहाँ क्या है, यहाँ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और हाइड्रोजन हम जानते ऐसे है ना, OH, तो यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन थोड़ा सा देगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज उतना नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ तो यह इथाइल, और हम जानते हैं कि इथाइल जो है इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा दे सकता है,
तो ऐसा करने से ऑक्सीजन के पास ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, और ये नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा H+ को उतना आसानी से ले सकता है, और H+ ले सकता है मैंने बेस का काम करेगा, ये H+ उतना आसानी से नहीं ले पाएगा, तो उतना बढ़िया बेस नहीं होगा। तो बेस कंपैरिजन मामले में इथॉक्साइड जो है बहुत स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन में, और न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करोगे तो उल्टा हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी में जो है हाइड्रोक्साइड का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो जाएगा इथॉक्साइड से, रीजन इसका हो गया स्मॉल साइज। तो अभी तक के डिस्कशन के अनुसार जिस रिजल्ट तक हम पहुँचे कि जब पोटासियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वाटर बीइंग मोर पोलर एंड हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट आयोनाइजेज पोटासियम हाइड्रोक्साइड इनटू पोटासियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। This hydroxide ion can act as both nucleophile as well as a base, but when KOH is dissolved in ethanol, it will not form hydroxide ion. Instead, ethoxide ion is formed, and this ethoxide ion can also act as both base and nucleophile. When we compare the basicity of these two chemical species, that is hydroxide or ethoxide, ethoxide ion will dominate due to the greater electron density at oxygen or high negative charge at oxygen, so it can easily abstract H+ from any chemical species acting as base. But when we compare nucleophilicity, here OH- which is dominate over ethoxide, and the reason behind this is the small size of this hydroxide ion. ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल बढ़िया हुआ, इथॉक्साइड आयन बेस बढ़िया हुआ, तो अब वह न्यूक्लियोफाइल बढ़िया है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएगा, और एक बेस बढ़िया हुआ तो वह एलिमिनेशन करवाएगा। तो अब इस रिएक्शन को तुम ऐसे समझ सकते हो कि यह जो इथाइल क्लोराइड ले रहे थे, यदि हम एक्वस KOH लेते हैं तो OH- यहाँ न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये Cl यहाँ से बाहर और ये अटैक कर देगा और बन जाएगा अल्कोहल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट व्हेन वी टेक अल्कोहलिक, तो उस केस में भाई यहाँ इथॉक्साइड रहेगा जो बेस का काम करेगा और ये कार्बन तक अप्रोच नहीं करेगा, वजह साइज इसका बड़ा है, तो इसके लिए बड़ा आराम होगा इस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को लेना, ये यहाँ और यहाँ, तो यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ऑब्वियसली बीटा एलिमिनेशन है, तो इसमें से प्रोडक्ट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से जो भी अपना निकलना हो KCl इथेनॉल वगैरह वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो रीज़न ये था कि ये बड़ा साइज का है तो इसके लिए कार्बन तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो बीटा पे जो हाइड्रोजन है किनारे है, कोई हिंड्रेंस वगैरह इसको मिलेगा नहीं, तो बड़ा आसानी से इसको ले लेगा और फिर H+ लेकर के बेस का काम करेगा। ठीक है, तो यही रीज़न था, पूरा डिटेल में बता दिए। लैंग्वेज इसका देखोगे तो नोट्स में लिखा हुआ है, वैसे अभी भी हम बोल दिए हैं, तो वहाँ से इसको आप नोट कर लोगे, रिएक्शन दिखा दोगे, है तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखोगे। और यहाँ से एक बात हम ये भी सीख लिए कि जब बेसिसिटी कंपेयर करना हो दो केमिकल स्पीसीज का तो कैसे कंपेयर करेंगे, और जब न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना हो तो वहाँ भी कंपेरिजन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इतना आप ध्यान में रखोगे। यही था यह क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है 10.21, लैंग्वेज इसका नोट्स में लिखा हुआ होगा, वहाँ से रट लोगे इसको, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऑर्गेनिक में ना सबसे बड़ा परेशानी यही है कि कभी कदा सॉल्वेंट भी जो है ना काफ़ी मेजर रोल प्ले कर देता है। यहाँ सॉल्वेंट के वजह से ही सारा काम बिगड़ा। सॉल्वेंट वाटर था तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, और सॉल्वेंट अल्कोहल आया तो एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ, वजह चाहे जो भी रहा। तो यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना थोड़ा टफ हो जाता है। सॉल्वेंट का यदि जानकारी नहीं रहा तब तो काफ़ी मुश्किल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए सॉल्वेंट का भी नॉलेज काफ़ी ज़रूरी है ऑर्गेनिक को समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10.21, इसके बारे में ज़रा देख लें हम लोग। द क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन है, पहले ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता था 5 मार्क्स में बोर्ड एग्ज़ाम में, अब थोड़ा सा रेयर है क्योंकि 5 मार्क्स का कोई सिंगल क्वेश्चन केमिस्ट्री में आता नहीं है जनरली, है लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
और क्वेश्चन क्या है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, फॉर्मूला है C4H9Br, लिख दिया है कि यह 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ठीक, इसको A मान लिया है। रिएक्टेड विथ अल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड B, इसका रिएक्शन कह रहा है कि अल्कोहलिक KOH से हम करवाएंगे तो कोई कंपाउंड मिलेगा B। कंपाउंड B इज रिएक्टेड विथ HBr, अब कह रहा है कि यह कंपाउंड B जो है वह HBr से रिएक्शन करेगा तो मिलेगा C, विच इज एन आइसोमर ऑफ A। अब कह रहा है कि जो यहाँ C है वह A का आइसोमर है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर है, आइसोमर्स है। ठीक है, व्हेन A इज रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल, अब कह रहा है कि A यदि रिएक्शन करता है सोडियम मेटल से, इट गिव्स कंपाउंड D, तो यहाँ एक नया कंपाउंड मिलता है D, और इस D का फॉर्मूला दे दिया है C8H18, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड when N-butyl bromide is reacted with sodium। अब कह रहा है कि यह जो D बनाना वह D अलग है, किससे, जब हम रिएक्शन करवाते N-butyl ब्रोमाइड का सोडियम से और यहाँ जो हाइड्रोकार्बन बनता उससे। कह रहा है कि बताओ A यहाँ कौन सा कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला और पूरे रिएक्शन के लिए इक्वेशन लिखो। समझते हैं थोड़ा अच्छे से। C4H9Br एक 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ठीक, सबसे पहले अल्कोहलिक KOH से इसका रिएक्शन हुआ, एक कंपाउंड बना B, इस B में HBr का एडिशन होता है तो बनता है C, और कह रहा है कि यह C जो है A का आइसोमर है। क्लियर है। अब कह रहा है कि यह जो A है, जब इसका रिएक्शन हम सोडियम मेटल से करवाते हैं तो एक कंपाउंड बनता है D, जिसका फॉर्मूला ऐसा है। अब कह रहा है कि यह जो D यहाँ बना वह प्रोडक्ट अलग है, किससे, जब हम N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल से करवाते हैं और यहाँ जो प्रोडक्ट बनता उससे। कहना क्या चाह रहा है सो देखो, यहाँ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तुम्हारा ध्यान जाएगा कि भाई ये कंपाउंड A वाला है। 1 डिग्री है तो क्या करोगे, किनारे में जोड़ दोगे, ऐसा यही तो करने वाले हो तुम, ऐसा 1 डिग्री में यही बनाओगे कि 1 डिग्री हो गया। अब कह रहा है कि यदि यह कंपाउंड यही है तो फिर इसका रिएक्शन हम सोडियम मेटल से यदि करवाएंगे तो यहाँ जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो D नहीं होगा, वह D से अलग होगा, जबकि हमें यहाँ D चाहिए, जबकि हमें यहाँ क्या चाहिए, D, मतलब कि वह चाहिए जो यहाँ प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो यदि तुम N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेते हो और इसका रिएक्शन सोडियम मेटल से करवाते हो तो ऑब्वियसली होगा तो उर्ज रिएक्शन होगा, और उर्ज रिएक्शन होगा तो क्या ऐसे लीनियर चेन बन जाएगा ना 8 कार्बन का, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 N ऑक्टेन बन जाएगा। फॉर्मूला तो वही रहेगा C8H18, लेकिन यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल से करवाएंगे और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो वाला प्रोडक्ट D नहीं है, D कोई दूसरे टाइप का ऑक्टेन है। तो दूसरे टाइप का ऑक्टेन तब होगा भाई जब A कोई दूसरा चीज़ हो, A के जगह वहाँ N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, तुम बस इतना सोच लो कि इस फार्मूला से कोई और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बन सकता है क्या। सोचो, 4 कार्बन का अल्काइल ब्रोमाइड है तो इसमें से प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड उसके अलावे N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड के अलावे कोई बन सकता है क्या, ऑब्वियसली बनेगा। और वह क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH2 Br, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये भी देखो 1 डिग्री है। तो बस ये क्वेश्चन तुमसे यही जानकारी लेना चाह रहा था कि प्राइमरी हम लिख दिए भाई, तो तुम डायरेक्ट 1 वाला मत ले लेना कि 1 ब्रोमोब्यूटेन इज़ द
प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। वही कैसे, ये भी तो है ना प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, दिस वन इज ऑल्सो प्राइमरी। तो ये क्वेश्चन में तुम्हें हिंट कर दिया, ये बहुत बढ़िया हुआ। ये क्वेश्चन में हिंट कर दिया तुम्हें कि एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं लेना है तुम्हें, क्योंकि एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेने से एन ऑक्टेन बनेगा, और एन ऑक्टेन ये डी नहीं है, ये कुछ अलग है। तो इसका मतलब कि तुम्हें यहाँ जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेकर के चलना है वो ये वाला नहीं लेकर के चलना है, दिस वन आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड लेना है। और ऐसा कुछ नहीं लिखता तो फिर हम लोग खुद ही कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इसको लेके चले या इसको लेकर के चले, खुद कन्फ्यूजन में होता है, क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इसका 2 पॉसिबल है। इसी कंपाउंड के 2 स्ट्रक्चर जो और संभव हैं वह एक 2 डिग्री है BrCH2CH3, और एक इसका 3 डिग्री पॉसिबल है, ऐसा एक 3 डिग्री पॉसिबल है। टोटल 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल है इस फॉर्मूला के लिए। तो ये तो 2 डिग्री ही हो गया, ये तो 3 डिग्री हो गया, बस 1 डिग्री में 2 थे। तो खुद हम लोग कन्फ्यूजन में रहते कि कौन सा लेकर के चले। तो वो क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है कि एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेकर के तुम्हें नहीं चलना है, तुम आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड लेकर के चलो। तो क्लियर हो गया कि ए के जगह होना चाहिए आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब आगे का प्रक्रिया शुरू करें। सो ए के जगह क्लियर हुआ, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड होना चाहिए, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड शुड बी है, ऐसा। अब इस ए का रिएक्शन कह रहा है अल्कोहलिक KOH से करवाएंगे, बिल्कुल करवाओ। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े कि अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन होने पे एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन होता है। और एलिमिनेशन में क्या होगा, या अल्फ़ा और या बीटा, अल्फ़ा का Br और बीटा का H, तो बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा। तो यह जो एलिमिनेशन होकर के बनाओ B है, सो दिस वन इज B एंड द नेम इज आइसोब्यूटाइलिन, ठीक। उसके बाद B के बाद कह रहा है कि इस B का रिएक्शन अब हम HBr से करवाएंगे, तो B का रिएक्शन HBr से करवा दो। पेरोक्साइड वगैरह दिया नहीं है, इसका मतलब कि मार्कोवनिक-ऑप्स एडिशन होगा, मार्कोवनिक-ऑप्स एडिशन होगा। और मार्कोवनिक-ऑप्स एडिशन के अनुसार हम जान रहे हैं हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा हो, तो यहाँ ऐड हो जाएगा। तो यह CH3 यहाँ बन जुड़ेगा Br एंड दिस वन इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और यह जो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है दिस इज नंबर C। अब यहाँ क्या कह रहा था कि A और C एक दूसरे के आइसोमर है, क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर नहीं है, बताओ। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, डेफिनेटली हैं। कौन से आइसोमर्स है बता पाओगे क्या? तो अरेंजमेंट देख लो भाई, ये 4 कार्बन का अरेंजमेंट जैसा यहाँ है वैसे ही यहाँ है, बस यह Br का पोजीशन चेंज किया, Br जो यहाँ था बीच में आ गया, तो इन दोनों को हम एक दूसरे का पोजिशनल आइसोमरिज्म कहेंगे। चेन का अरेंजमेंट तो लगभग एक ही जैसा है ना, पोजिशनल कहेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हो गए। क्लियर है। अब अगेन कह रहा है कि जब इस A का रिएक्शन हम सोडियम मेटल से करवाएंगे तो कोई कंपाउंड मिलेगा D। सोडियम मेटल से करवाएंगे मतलब कि ऊर्ज रिएक्शन करवाने वाले हो तुम। सारा यहाँ स्केलेटन लिखा हुआ है, इसी के अनुसार हम लोग चल रहे हैं जो क्वेश्चन में पूछा था। तो देखें ज़रा, A का रिएक्शन करवा करके सोडियम मेटल से, तो वह जो A है CH3CH CH2Br सोडियम मेटल से, Br CH2CH CH3 ईथर मीडियम ऊर्ज रिएक्शन। यहाँ से ये पूरा चीज़ बाहर, तो CH3CH
CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3। फॉर्मूला इसका भी वही होगा, देख लो, C8H18। ऐसा नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 5 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन जो है D। ऑब्वियसली यह जो है प्रोडक्ट वो अलग है किसके तुलना में, अभी जो थोड़ा देर पहले बताए थे कि N ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल से करवाओगे तो वहाँ से जो N ऑक्टेन मिलेगा, तो N ऑक्टेन और ये 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन तो अलग हो गए ना। तो यही करना था इस क्वेश्चन में, एक को सबसे पहले पहचानना था, वो पहचान लिया हमने, उसके बाद जो जो बोला था उसके साथ रिएक्शन दिखा करके एक इक्वेशन करवा देना था, जो करवा दिए। पहले अल्कोहलिक के वजह से एलिमिनेशन करवा करके आइसोब्यूटाइलिन, HBr का कार्बोनिक ऑक्सीडेशन करके टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स निकले और देन उस ए का रिएक्शन हम सोडियम मेटल से वुड्स रिएक्शन होकर के फाइनली यह प्रोडक्ट बन गया T। ऐसे क्वेश्चंस कॉमन हो जाते हैं ऑर्गेनिक में, वो अलग बात है कि बोर्ड का एग्ज़ाम में पूछता नहीं है, बोर्ड का एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई लिमिट नहीं है कि क्या पूछेगा कि क्या नहीं पूछेगा। और ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं मतलब पूरा चैप्टर एक साथ पूछ दिया तुम्हें, पूरा चैप्टर हेलोल्केन्स एक साथ पूछ दिया, आइसोमेरिन का जानकारी ले लिया तुमसे, स्ट्रक्चर नॉमेनक्लेचर वगैरह का जानकारी ले लिया, एलिमिनेशन का जानकारी लिया, एडिशन का जानकारी लिया, रिएक्शन विद सोडियम मेटल इसका जानकारी ले लिया, पूरा चैप्टर एक साथ। 5 मार्क्स के ही बने हैं ऐसे क्वेश्चन यदि एग्ज़ाम में आते भी हैं तो अब एक क्वेश्चन और बच गया है इस चैप्टर से जिसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।